नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और तमाम अहम रिपोर्ट्स का रुख करते हैं। और पहली रिपोर्ट रहेगी स्पीकर की रेस। स्पीकर की रेस की बात करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा सत्र का आगाज होने वाला है, जहां चुनाव जीतकर आए तमाम सदस्य शपथ लेते हुए नजर आएंगे। क्या क्या सत्र में खास रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पूरे देश की निगाहें अब लोकसभा सत्र पर टिकी हुई है। मोदी 3.0 के पहले लोकसभा सत्र का आगाज, जहां लंबे समय बाद विपक्ष का जमावड़ा बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलने वाला लोकसभा सत्र बेहद खास रहने वाला है। ऐसा सत्र जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। पूरे सत्र में क्या क्या खास रहने वाला है, इसे विस्तार से बताते हैं। लोकसभा सत्र का पहला दिन, जहां चुनाव जीतकर आए हर सांसदों का अनुभव पहले दिन को लेकर खास रहेगा। आपको बता दें, हर सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में से सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने तक इस पद पर बने रहेगा। अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की ही होगी। ऐसे में 24 और 25 जून को सांसद सदस्यता की शपथ लेंगे। एक बार जब सारे सांसदों का शपथ ग्रहण संपन्न हो जाएगा, फिर सांसदों द्वारा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष के चयन को लेकर विपक्षी अगर सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हैं तो ठीक, वरना सदन में चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे में विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किए जाने पर चुनाव 26 जून को होगा। खैर, जो भी हो, दोनों ही सूरत में लोकसभा के लिए नए अध्यक्ष 26 जून को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, जिनकी जिम्मेदारी पूरे लोकसभा सत्र को चलाने की होती है, सदस्य और राजनीतिक पार्टी संबंधी अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो उस पर फैसले और निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही लिए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में अपने मंत्रिपरिषद के परिचय कराए जाने की उम्मीद है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है, जहां विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए दिखाई देगी। 10 दिन चलने वाले लोकसभा सत्र खासकर विपक्ष की बढ़ती संख्या को लेकर खास रहने वाला है। देखना दिलचस्प हो जाता है कि तमाम असंवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर क्या रवैया रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देश में सरकार के गठन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने और उनके मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कई नामों की चर्चा है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंका देती है। क्या कुछ ऐसा इस बार भी होगा? किसका नाम चल रहा है? क्या कुछ होगा? कैसे हो सकता है? देखिए जरा इस रिपोर्ट में। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जेपी नड्डा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया, जब अमित शाह को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी साल होने की वजह से उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि अब नए चेहरे की तलाश की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सुनील बंसल, 35 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, आरएसएस के पूर्व प्रचारक, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। बीएल संतोष,
31 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, संगठन में राष्ट्रीय महासचिव, 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका, कर्नाटक में आरएसएस के हार्ड लाइनर प्रचारक रहे। विनोद तावड़े 1995 में महाराष्ट्र महासचिव बनाए गए। 2002 में इन्हें दोबारा महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 2014 में देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिक्षा मंत्री बने। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते। 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय संभाला। संगठन और सरकार दोनों का अच्छा अनुभव। संगठन का मुखिया बनने की रेस में कई नाम हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये कोई नहीं जानता। बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती आई है। कई बार हमने देखा है, क्या अध्यक्ष का नाम भी चौंकाने वाला होगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अब जेपी नड्डा के बाद किसे कमान मिलेगी, इस पर सवाल है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर हिंसा के दोषी कौन है। हिंसा के दोषी कौन है, ये समझने के लिए ये तस्वीर देखकर भी आप प्रारंभिक रूप से समझ गए होंगे कि क्या मैं कह रहा हूं। बलौदा बाजार पर सियासत गरमाई हुई है। जिले के एसपी और डीएम को पदभार से हटाए जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, फोटो निकाली जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही सवाल छूट रहा है कि आखिर हिंसा के दोषी कौन है। देखिए रिपोर्ट। बलौदा बाजार में आगजनी, एक ऐसी घटना जिसने छत्तीसगढ़ समेत पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी। हिंसा की चिंगारी ऐसी उठी कि पूरा प्रदेश त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठा। सतनामी समाज की आस्था पर चोट इतनी ज्यादा गहराई कि प्रदेश की राजनीति पूरी तरह चपेट में आ गई। प्रदेश की सत्ता गरमाती रही और शासन प्रशासन में फेरबदल सहित कई गतिविधियां चलती रही। मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे। बलौदा बाजार में हुई हिंसा पर 200 लोगों की गिरफ्तारी चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन प्रदेश सरकार यही चुप बैठने वाली नहीं थी। मामले को लेकर प्रशासन की सबसे पहली गाज कलेक्टर और एसपी पर गिरी। साय सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। दीपक सोनी को जिले का नया कलेक्टर और विजय अग्रवाल को नया पुलिस कप्तान बनाया गया। बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी को हटाए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि बलौदा बाजार की घटना बहुत गंभीर है, जिस पर सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। बलौदा बाजार की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर घटना है। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कल दिन भर विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां हुई है और निश्चित रूप से सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार पूरी गंभीरता से कठोर से कठोर कार्यवाही कर रही है। सामाजिक नहीं, ये पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। उसके बाद उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक सम्मेलन वहां पर था और बाद में जो कुछ हुआ है वो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे। मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे। मामला बेहद गंभीर है, किसी समुदाय के आस्था से जुड़ी है। इतनी बड़ी घटना पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। आपको बता दें, अरुण शर्मा बलौदा बाजार मामले पर जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को कटघरे में ला खड़ा किया। अरुण साव ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई है। देखिए, 5 साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। सत्ता में जाने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है
फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। सुना आपने अरुण साव को। फोटो और वीडियो में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं के मौजूदगी की बातें कर रहे थे। इतने गंभीर मामले पर बीजेपी का इतना बड़ा बयान दिन भर सुर्खियों में छाया रहा। मामला ने इतना तूल पकड़ा कि कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव को सफाई देनी पड़ी। स्टार न्यूज के कैमरे पर देवेंद्र यादव ने साफ साफ बीजेपी के मंत्री और प्रशासन को खुला चैलेंज दे डाला। मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ मंत्री जी को और पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ। स्टेज पे खड़ी मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, स्टेज से भाषण देते हुए मेरी एक तस्वीर दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा, जो बोलेंगे उसको मान जाऊंगा, लेकिन झूठा आरोप मत लगाइए। बीजेपी के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री रुद्र कुमार गुरु तो एसपी ऑफिस पहुंच गए। एसपी ऑफिस पहुंचकर रुद्र कुमार गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हम तो भाजपा सरकार की ही गलती मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो हुई है, इनका शासन पे, इनका प्रशासन पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, तभी इतनी बड़ी चूक हुई है। सही व्यक्तियों को गिरफ्तार करना छोड़ के ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी लगा रहे हैं। इससे समाज की भावनाओं को आहत पहुंचा है। इसलिए मैं आज यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देने आया हूँ। सबूत है तो बताएं, वरना गिरफ्तार करें। यही नहीं, बलाईगढ़ विधानसभा की विधायक कविता प्राण लहरे मीडिया के सामने आई। उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि वो प्रदर्शन में गई जरूर थी, लेकिन हिंसा के लिए नहीं भड़काया। आगजनी को सामाजिक किस्म लोगों ने अंजाम दिया। समाज ला उत्साह के काम नहीं करे हूँ, वो आंदोलन में जो घटना घटने वाला है वो में रोके के काम करे हम। समाज के व्यक्तियां, समाज के बेटियां हर जगह में जहाँ और समाज में जो गलत होते ओकर न्याय के मैं मांग करे हूँ, सीबीआई जांच के मांग करे हूँ, लेकिन उत्साह के काम नहीं करे हूँ। मैं अपील करे हूँ कि कोई भी शासकीय संपत्ति ला नुकसान नहीं पहुंचाना है। पुलिस प्रशासन ओकर ढीला नजर आए है, एकर कारण हो। अगर पुलिस प्रशासन अगर सही मुजरिम न ला करके दे देतीस तो सीबीआई जांच के मांग नहीं होतीस, न आंदोलन होतीस, न एक घटना होती। आपको बता दें कि कल 3 मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें टंकराम वर्मा, दयालदास बघेल और श्याम बिहारी जायसवाल शामिल थे। दयालदास बघेल ने तस्वीरें जारी कर तीनों कांग्रेस के तीनों नेताओं को कटघरे में ला खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पूर्व मंत्री गुरु रुद्र और विधायक देवेंद्र यादव सहित बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे सतनामी समाज के प्रदर्शन में शामिल थी, जिन्होंने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। सियासी उठापटक के बीच विजय शर्मा का एक बयान चर्चा का विषय बना रहा, जहां विजय शर्मा ने आरोपियों को लेकर बयान दिया कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों का काम नहीं हो सकता है और नुकसान की भरपाई आरोपियों को करनी होगी। सामाजिक नहीं, ये पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। उसके बाद उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक सम्मेलन वहाँ पर था, और बाद में जो कुछ हुआ है ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे, मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार हिंसा से दहल उठा है, जनजीवन प्रभावित है। लिहाजा तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए कलेक्टर और एएसपी कार्यालय में ऑफिस का कामकाज शुरू कराया गया। देखना ये हो जाता है कि तमाम गतिविधियों और राजनीतिक हलचल के बीच दोषियों की गिरफ्तारी कब होती है और आम जन जीवन कब पटरी पर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्शन की। एक्शन, सरकार के एक्शन की। एक्शन मोड में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आ गई है। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम फैसला है नौकरी और खाली पदों को भरने का। आशा जागी है, उम्मीद जागी है। देखिए इस रिपोर्ट में।
चुनाव खत्म और एक्शन शुरू। डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। 89 दिन बाद डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए अहम कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,991 नए पदों की मंजूरी मिल गई है। इसमें नियमित, आउटसोर्स और संविदा के पद शामिल है। आगामी 3 वित्तीय वर्षों में 18,653 पदों को भरने पर सरकार की ओर से 343 करोड़ 29 लाख रुपए सालाना खर्च होगा। इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। इन पदों में से बाकी 27,838 पदों की भरपाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए की जाएगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। इसी वजह से अब मोहन यादव सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, विपक्ष के आरोपों को कमजोर करने के लिए कैबिनेट की बैठक रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स के 1,214 पद खाली पड़े हैं। इसमें 607 पदों की भर्ती चयन प्रक्रिया से सीधी भर्ती होनी है। कैबिनेट ने भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक नवीन पदों के सृजन के लिए 46,451 नवीन पदों की मंजूरी दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को और भी उन्नत किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। बिजली बिल पर 24,420 करोड़ की सब्सिडी। कैबिनेट ने किसानों को बिजली बिलों पर 24,420 करोड़ की सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। राज्य सरकार ये सब्सिडी अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। किसानों, सामान्य वर्ग को 13,000 करोड़ और SC/ST को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है। 3 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से समृद्ध किया। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने फैसला करते हुए 3 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से समृद्ध किया है। रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन के विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग समृद्ध करते हुए सुविधाएं देने के लिए कहा गया है। गौवंश की सुरक्षा उपचार का फैसला। इसमें गौशालाओं को उन्नत करने, सड़क पर घूमने वाले गोवंश को गौशाला तक पहुंचाना, बीमार होने वाले गोवंश के इलाज की सुविधा देना और घायल गोवंश को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की है। मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और अफसरों के साथ राज्य सरकार की 6 माह की विभागीय उपलब्धियों को लेकर बैठक ली, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पीएम की पर्यटन, वायु सेवा फ्लाइट्स बुकिंग वेबसाइट की वर्चुअल शुरुआत की। बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश के 2000 सरकारी कॉलेज और साथ ही मंत्रियों को एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया है, जिसमें वो गांव के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी ले। 15 अगस्त के पहले मंत्रियों को प्रभार के जिले भी आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में सीएम को जानकारी दी गई है कि जीएसटी का राजस्व 19,051 करोड़ रुपए मिला है, तो पिछले साल से 26% ज्यादा है। किसानों से गेहूं खरीदने के लिए 3 माह से अधिक का समय किसानों को दिया गया। सरकार किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। लाडली बहना योजना में 9,455 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है। 72,880 बालिकाओं के खाते में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 34 करोड़ रुपए दिए गए। 45.90 लाख लाडली बहनों के खाते में रसोई गैस योजना के तहत 118 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 55 एक्सीलेंस कॉलेज प्रदेश में इसी सत्र में खोले जा रहे हैं। खनिज के सबसे अधिक ब्लॉक एमपी में है। नीलामी में एमपी ने देश में खास जगह बनाई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 12,000 और 5,000 करोड़ के अलग अलग टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पार्वती काली सिंध चंबल योजना 20 साल से अटकी थी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम के साथ बैठक की। 1956 में बने गांधी सागर डैम में पानी की अधिक मात्रा की मांग की है। इसकी मंजूरी मिली तो 6 जिलों में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी मिल सकेगा। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में
73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए। मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन सब के अलावा वन विभाग की भी अलग बैठक कर जंगली जानवरों से जानमाल की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि वन्य प्राणियों के लिए हर संभव रेस्क्यू सेंटर शुरू करने की कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। वो काम में तेजी चाहते हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बेहद संवेदनशील मुद्दे की बात करते हैं। देश दहल उठा है, घाटी लाल हो गई है। कश्मीर घाटी एक बार फिर से आतंकी हमले से दहल उठी है। पिछले 3 दिन से जम्मू और कश्मीर में 3 आतंकी हमले हुए हैं। 3 दिन पहले रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। जम्मू के कठुआ में हीरानगर के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें 1 जवान शहादत को प्राप्त हो गए। और तीसरा हमला हुआ डोडा में। यहां आर्मी चेक पोस्ट पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें 1 एसपीओ समेत 6 जवान घायल हुए। 60 घंटे में हुए 3 आतंकी हमले से घाटी दहल उठी है और पूरे देश के नागरिक अब सवाल उठा रहे हैं। पूरे देश के नागरिक मांग कर रहे हैं कि उन आतंकवादियों को कुचला जाए। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में अमन चैन से बौखलाया पाकिस्तान। रियासी कठुआ के बाद अब डोडी में भी आतंकियों ने की फायरिंग। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है, जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है।
तो ये रिपोर्ट आपने देख ली, किस तरह से देश दहला है। और अब देखिए 60 घंटे के अंदर किस तरह से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है आतंकवादियों के द्वारा। पहला 9 जून 2024 शाम 6:15 पर रियासी जम्मू में, और फिर उसके बाद 11 जून को रात 8 बजे सैद गांव कठुआ में, और फिर उसके बाद 11-12 जून 2024 रात 1:45 यानी कि 11-12 की दरमियानी 76 गला डोडा में हुआ है। और तीनों मैप को देखते हुए आप समझिए तीनों ये इलाके कैसे सटे हुए हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, इनकी मैपिंग देखिए, लोकेशन देखिए, तीनों ही इलाके सटे हुए हैं। और शपथ ग्रहण एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान से आए आतंकी देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। तीनों जम्मू कश्मीर के ये क्षेत्र हैं। और 9 जून से लेकर 11 जून तक 3 दिन में किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, ये आपने देख ली। और अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जो कि आपको बता रहे हैं राजौरी जम्मू के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मैप में आपने देख लिया, 3 जगहों का हमने जिक्र किया है, तीनों जगह पास हैं। और राजौरी जम्मू के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आतंकी हमले की आशंका को लेकर हाई अलर्ट है कि चौथा हमला हो सकता है। सुंदरबनी, लंबेरी, अखनूर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और तमाम जगहों पर सुरक्षा बल मोर्चा संभाल चुका है और मुस्तैद हो गया है। और अब चलिए देखते हैं कि बीते समय में कितनी शहादत हुई है और कितने आतंकियों के चेहरे कुचल दिए गए हैं, मसल दिए गए हैं। देश के जवानों के द्वारा शौर्य और साहस का परिचय दिया गया है। घाटी से खत्म होते दहशतगर्द देखिए, साल 2019 शहादत 78 जवान हमारे शहीद हुए, 163 आतंकियों को कुचल दिया उन्होंने। 2021 में आ जाइए, यहां पर 45 शहादत हुई और 193 आतंकियों को मार गिराया गया। 2023 में 33 शहादत हुई और 87 आतंकियों को मारा गया। और 2024 की बात कर लीजिए, 1 शहादत हुई है जिसकी बात हमने कर दी। और कायराना हरकत करने के लिए आने वाले 12 आतंकियों को हमारे जवानों ने, हमारे जो आर्मी के सैनिक हैं, जवान हैं, तमाम सुरक्षा बल हैं, उन्होंने कुचल दिया है। तो लगातार 370 हटने के बाद जो भारत सरकार है, भारतीय जवान हैं, वो प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, अड़े हुए हैं और रोक रहे हैं घटनाओं को। और ये 3 तस्वीरें देखिए, रियासी की बात कर रहे थे, यहां इस तरह से सोचिए, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जा रहे थे, मां वैष्णो देवी के दर्शन करके आए और उनके ऊपर कायराना हमला किया गया। गनीमत थी कि ये बस नीचे चली गई, वरना उनका मंसूबा यह था कि सभी को भून दिया जाए और दहशत का माहौल फैला दिया जाए। एक तरफ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, और दूसरी तरफ इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। और जो ये शहीद हैं, इनको झंडे तिरंगे में उनके घर पहुंचाया गया। कठुआ की दूसरी तस्वीर देखिए, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को खदेड़ा, मार गिराया और यहां भी कायराना हरकत करने की कोशिश की गई। और तीसरी तस्वीर है डोडा की, जहां भी कायराना हरकत करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए और उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभाला। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, जहां हाई अलर्ट किया गया है। विस्तार न्यूज ने आपको जानकारी दे दी। सुंदरबनी, लंबेरी, अखनूर में हाई अलर्ट है। बात करेंगे देश के अगले आर्मी चीफ की, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी की। उपेंद्र द्विवेदी के नाम की घोषणा हुई तो सैनिक स्कूल रीवा में खुशी की लहर दौड़ उठी। बताते चलें कि उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल रीवा से ही की है। जैसे ही पता चला कि सेना का अगला अध्यक्ष हमारे स्कूल से होगा, हमारे क्षेत्र से होगा, वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए रिपोर्ट। विद्यम बलम, यानी कि विद्या ही बल है। ये मोटो है मध्य प्रदेश में स्थित सैनिक स्कूल रीवा का, जहां 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्र मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में दक्ष होते हैं। एक बार फिर से मीडिया में सैनिक स्कूल रीवा का नाम छाया हुआ है। कारण है देश को अगला आर्मी चीफ देना। परम विशिष्ट सेवा
मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजे जाने वाले उपेंद्र द्विवेदी जब 30 जून को आर्मी चीफ की कमान संभालेंगे तो रीवा के सैनिक स्कूल की उपलब्धियों में 4 चांद लग जाएगा। स्कूल की नोटिस बोर्ड और फोटो गैलरी उपेंद्र द्विवेदी की तस्वीरों से भरी मिलेगी और रक्षा मंत्रालय में सैनिक स्कूल रीवा के नाम के कसीदे गढ़े जाएंगे। आपको बता दें, सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ाई पूरी करने के बाद उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल डिफेंस अकादमी में दाखिला लिया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से सेना का प्रशिक्षण लेने के बाद 15 दिसंबर 1984 को बतौर कमीशन ऑफिसर सेना में शामिल हुए। 2022 और 2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवाएं दी। पूर्वी लद्दाख को लेकर चीन के साथ चल रही बातचीत में अहम भूमिका निभाई। 19 फरवरी को उपनेता प्रमुख का पदभार संभाला। अपने करीब 40 साल के करियर के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाने वाले उपेंद्र द्विवेदी जब जनरल बनाए जाने की खबर सामने आई तो विद्यालय प्रशासन में खुशी की लहर दौड़ उठी। आपको बता दें, देश के नेवल चीफ के पद पर सेवा देने वाले एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ाई की है। यानी कि वर्तमान समय में 3 सेना प्रमुखों में से 2 प्रमुख सैनिक स्कूल रीवा के प्रोडक्ट हैं। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों ही एक ही विद्यालय के और एक ही बैच के छात्र। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से और युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है कि उन्हें किस जगह और कहाँ तक वो जा सकते हैं। सैनिक स्कूल रीवा ने देश को कई काबिल ऑफिसर दिए हैं। 3 वीर चक्र, 3 शौर्य चक्र और 4 सेना मेडल सैनिक स्कूल रीवा की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र द्विवेदी के रूप में विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना का अध्यक्ष देने पर पूरा देश सैनिक स्कूल रीवा के गौरवशाली शैक्षणिक प्रक्रिया को सलाम कर रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा से उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख बने और उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं डॉक्टर पीसी द्विवेदी। हम जानेंगे कि कैसे वो उनको याद करते हैं। सर, बचपन बीता, किस तरह से याद करते हैं उनके साथ जो समय बीता आपका? मैं उनसे 10 वर्ष बड़ा था। निश्चित रूप से मैं एक संरक्षक के रूप में था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर में हुई। फिर संयोग से मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में था तो यहाँ मेरे ही संरक्षण में सैनिक स्कूल रीवा में उन्हें एडमिशन दिलाया और यहीं से वो एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए। उसके बाद एनडीए खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उन्होंने अपनी मिलिट्री की पढ़ाई पूरी की। 1984 में उन्हें कमीशन ऑफिसर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने देश और विदेश में, चाहे वो यूरोप हो या अफ्रीका हो, सब जगह उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के साथ कार्य किया। अमेरिका में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेशल्स में वो भारत के सैन्य सलाहकार भी रहे और आज आप लोगों की सबकी शुभकामनाओं से वो सेना के सर्वोच्च पद में ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें बताई, बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। आपके घर, गांव, परिवार में भी जैसी ये जानकारी हुई होगी, हमेशा की तरह ये होता है कि बहुत गौरव का विषय है ये। निश्चित रूप से ये परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है और सारे रीवा, विंध्य प्रदेश, यह कहूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से कोई सेनाध्यक्ष के रूप में बना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीसी द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो थल सेना प्रमुख बने हैं, उनके बड़े भाई हैं और याद करते हुए बताते हैं कि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार और हमेशा से ये लगता था कि ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश की माटी के लाल का कमाल आपने देख लिया। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में निगाहें विस्तार पर हैं। निगाहें विस्तार पर हैं। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो रही है। किन नामों पर मुहर लगने की कवायद चल रही है, कौन बनेगा अगला मंत्री, कौन बनेगा कैबिनेट का हिस्सा, ये सब कुछ चल रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए।
लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में सभी की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्दा प्रदर्शन किया। सरकार में मंत्री रहे ब्रजमोहन अग्रवाल भी सांसद चुने गए, जिसके बाद खाली हुई मंत्री पद को भरने को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। अजय चंद्राकर, रेणुका सिंह, खुशवंत साहिब और राजेश मूणत, ये वो 4 नाम हैं जिनकी एंट्री साई कैबिनेट में हो सकती है। आपको बता दें, राज्य की साई सरकार में एक मंत्री पद पहले से ही खाली था। ऐसे में सांसद चुने जाने पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो रिक्त पड़े मंत्री पदों की संख्या 2 हो गई। वहीं साई कैबिनेट से 2 मंत्रियों की छुट्टी कर उनके जगह नए मंत्रियों को जगह देने की कवायद चल रही है। जब से प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शोरगुल समाप्त हुआ, तभी से मंत्री पद को लेकर तमाम समीकरण बिठाए जा रहे थे। आपको बता दें, मंत्री पद के लिए 3 स्तर पर लॉबिंग हुई, जिसमें केंद्रीय संगठन, प्रदेश संगठन समेत अन्य दावेदार भी शामिल रहे। पूरी रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस फार्मूले के तहत मंत्रियों को पदभार संभालने की प्लानिंग सेट करने की कोशिश की गई है। पहला फार्मूला, मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर छुट्टी। मंत्री पद सौंपने के लिए सबसे पहले मंत्रियों के परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिन मंत्रियों की विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उनके लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। सरगुजा से 2 मंत्रियों की छुट्टी होनी लगभग तय मानी जा रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े, ये वो 2 नाम हैं जिनकी साई कैबिनेट से छुट्टी होती देखी जा सकती है। इनके जगह अजय चंद्राकर और रेणुका सिंह को कैबिनेट में लाया जा सकता है। दूसरा फार्मूला, क्षेत्रवाद की दृष्टिकोण। ब्रजमोहन अग्रवाल के लोकसभा जाने के बाद रायपुर से एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा है। कोशिश यही थी कि अगर रायपुर के ब्रजमोहन अग्रवाल की कुर्सी खाली हुई तो वहां रायपुर के ही किसी विधायक को मंत्री पद का कमान सौंपा जाए। इस सिलसिले में राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा का नाम मुख्य तौर पर सामने आ रहा है। राजेश मूणत रमन सरकार में मंत्री रहे हैं, जबकि पुरंदर मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मिलकर उड़ीसा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। दोनों नामों में से राजेश मूणत के नाम को मंत्री पद के लिए बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। तीसरा फार्मूला, जातिगत दृष्टिकोण। मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग से 2 विधायकों को शामिल किए जाने की कवायद चली। ऐसे में दयालदास के बाद एक SC वर्ग के विधायक की तलाश की जा रही है, जिन्हें मंत्री पद की कमान सौंपी जा सके। इस दौड़ में अहिवारा से विधायक डोमन लाल कोसेवाड़े और आरंग से विधायक गुरु खुशवंत का नाम सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नामों में से खुशवंत साहब का नाम मंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। आपको बता दें, संसद सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है। ऐसे में दिल्ली में राजनीतिक हलचल के बाद चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला 3 जुलाई के बाद लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल पर टिक गई हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और पहले से एक मंत्री पद खाली होने के कारण 2 मंत्री को लेकर लॉबिंग शुरू हुई है। इस दौड़ में वर्तमान में राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, रेणुका सिंह और गुरु खुशवंत का नाम आ रहा है। हालांकि दिल्ली की जो प्राथमिकता रही है, हमेशा नया और चौंकाने वाला नाम आता है। ऐसे में इन दावेदारों की लॉबिंग कितनी सफल हो पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब ओडिशा का रुख करेंगे। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाली बीजेपी की ओर से आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजधानी भुवनेश्वर की जनता मैदान में राज्यपाल रघुवर दास ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह और प्रभाती परिडा समेत दूसरे मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। इसी के साथ ओडिशा में पहली बार 1 सीएम, 2 डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों की सरकार बनी है। और अब देखिए आगे का सफर, सरपंच से विधायक तक का सफर तय करने वाले मुख्यमंत्री का। मांझी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं और राज्य के उत्तरी हिस्से क्योंझर के रायकला से ये आते हैं, जो कि खनिज संपदा से भरपूर इलाका है। 1997 में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर बतौर सरपंच शुरू किया था। मांझी 4 बार के विधायक हैं। आरएसएस संचालित स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक रह चुके हैं।
और फिर आगे समझिए कि ओडिशा का चुनाव का परिणाम क्या था। राजनीतिक सफर आपने देख लिया इनका, और अब चुनाव परिणाम की बात करते हैं। भाजपा 147 में से 78 सीटें जीती है, बीजेडी को 51, कांग्रेस को 14 सीटें मिली हैं। 24 सालों में सीएम नवीन पटनायक रहे हैं और इनको हटाया है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, और 24 साल बाद राज्य को वो नया मुख्यमंत्री मिला है। चुनाव में भाजपा ने 147 में से 78 सीटें जीती हैं और लिहाजा 24 साल बाद राज्य को नया मुख्यमंत्री मिला है। अब समझने की कोशिश जरा ये कीजिए कि आदिवासी चेहरे पर ही दांव क्यों लगाया गया है। आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी कि आदिवासी चेहरे पर दांव लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को चुना। ओडिशा दूसरा राज्य जहां आदिवासी सीएम बनाया गया, और झारखंड में गैर आदिवासी सीएम का नुकसान हुआ। रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी को हार मिली। ओडिशा में विष्णुदेव साय सरकार ने पसीना बहाया। विष्णुदेव साय खुद पहुंचे, कई सभाएं की और आदिवासी वोटर्स को संदेश दिया। चूंकि आदिवासी सीएम का प्रयास था और एक राज्य में आदिवासी सीएम की क्षति हुई थी, यानी कि झारखंड, इसीलिए उसकी पूर्ति कहां से की गई है, उस डैमेज को कहां से कंट्रोल किया गया है, ओडिशा से। और इसकी बानगी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंगेली से, जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। नहर लाइनिंग निर्माण को लेकर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। नहर लाइनिंग की गुणवत्ता में कमी को लेकर खबर हमने चलाई थी और कलेक्टर राहुल देव ने संज्ञान लिया है अब इस खराब गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर, और निर्माण करने के जो हैं निर्देश दिए हैं, किस तरह का गुणवत्तापूर्ण निर्देश कार्य करने के निर्देश दिए हैं इन्होंने। राहुल देव ने संज्ञान लिया है और कहा है कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए लापरवाही की कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा था। क्षतिग्रस्त स्लीपर को तोड़कर फिर से बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए। तो कलेक्टर राहुल देव ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की है इस घटिया निर्माण की, जो खुद हाथ से छूने पर ही ध्वस्त हो जा रहा था। जर्जर ये जो इसकी हालत थी, इसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि फिर से इसका निर्माण किया जाए और किसी भी तरीके की कोताही न बरती जाए। इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को नगरीय निकाय क्षेत्रों में परिसीमन का आदेश जारी किया है। परिसीमन आपको समझना चाहिए क्योंकि बात आपके काम की है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि पार्षदों की संख्या, सीधा संबंध है इन दोनों का। इसकी क्या कहानी है, कैसे होगा परिसीमन, क्या कुछ हो सकता है खास और विशेष, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को नगरीय निकाय क्षेत्रों में परिसीमन कराने का आदेश जारी किया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है। इसकी क्या कहानी है, चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल 11 जून को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अब नगरीय निकाय चुनाव घोषणा से पहले सभी निकाय क्षेत्र में नया परिसीमन किया जाएगा। इससे उन इलाकों में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है जहां पर नगर निगम में वार्डों की संख्या 70 से कम है, क्योंकि किसी भी नगर निगम में अधिकतम 70 वार्ड हो सकते हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को वार्डों की परिसीमन कराने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में वार्डों के परिसीमन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश के 33 जिलों में से कुल 184 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 14 नगरपालिका निगम एवं 48 नगरपालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है। रायपुर नगर निगम में जनसंख्या के आधार पर यहां कुल वार्डों की संख्या 70 है। परिसीमन को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में परिसीमन का काम हो गया था।
विकास को गति मिलेगी और साफ सफाई होगी। यह सब कांग्रेस सरकार ही सोच सकती है। अब लोगों को इसका फायदा भी मिलने जा रहा है। तो वहीं वार्ड के परिसीमन पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं तो परिसीमन होगा और नगरीय निकाय का चुनाव होगा, नगर पंचायत में भी चुनाव होगा। नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के दौरान बन गया था और इस बार परिसीमन होना था। वार्डों के परिसीमन होने से विकास कार्य को गति मिलेगा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी और नगर निगम के जो नियमावली है कि एक वार्ड की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो निर्धारित होगा। 15 साल के भाजपा सरकार के दौरान इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था और अभी जो परिसीमन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो पहले से तय कार्यक्रम है और कांग्रेस सरकार ने इसकी रूपरेखा तय की थी। परिसीमन होगा, चुनाव नज़दीक आ गया है। अब तो नगर निगम का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, सहकारी समिति का चुनाव होगा, तो चुनाव भी चलता रहेगा। नवंबर दिसंबर में नगरीय निकायों में चुनाव होने जा रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन परिसीमन का फायदा किसको कितना मिलता है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। खोमन साहू की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव, पंचायत चुनावों की तैयारी है और सब कुछ जानकारी कहां मिलेगी? आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज में। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।